अप टिल नाउ हमने जो है ना एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया और उनको नेटवर्क डायग्राम बनाई, ठीक है? अर्लीस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट स्टार्ट वगैरह कैलकुलेट करके हमने लास्ट पे जो है वो अ, टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट किया। फिर सेकंड में हमने वही चीज़ें PERT के थ्रू की, ठीक है? लेकिन अब पहले में और अब में हमने रिसोर्सेज़ को जो है ना वो कंसिडर नहीं किया अभी तक, कि अगर रिसोर्सेज़ के ऊपर थोड़ी-सी लिमिटेशन आ जाए, तो फिर कैसे चेंजेज़ होगी, ठीक है? रिसोर्सेज़ के ऊपर लिमिटेशन। इसमें भी हम वही डायग्राम देखेंगे, नेटवर्क डायग्राम, लेकिन हमारा जो फ़ोकस होगा वो रिसोर्सेज़ के ऊपर होगा, कि अगर आपकी रिसोर्सेज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, तो फिर आपकी डायग्राम या आपका जो प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, वो किस तरह से चेंज हो जाती है, ठीक है? रिसोर्सेज़ के ऊपर। द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज़ एक्टिविटी आपने अब हर एक्टिविटी को रिसोर्सेज़ भी एलोकेट करने हैं, जो कि हमने पहले नहीं किए। रिसोर्सेज़ आपके डिफरेंट हो सकते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करती हूँ। ठीक है? तो अब आपने अपने एक्टिविटी प्लानिंग के अंदर थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन करनी है। क्या यानी उसको रिव्यू करना है एक्टिविटी प्लानिंग को और उसके अंदर मॉडिफ़िकेशन करनी है। क्या मॉडिफ़िकेशन करनी है कि आपने उसके अंदर अपनी एक्टिविटीज़ के रिसोर्सेज़ भी लिखने हैं। यानी अब आपके उस टेबल के अंदर ना रिसोर्सेज़ का भी एक कॉलम ऐड हो जाएगा कि इस एक्टिविटी को ये रिसोर्स चाहिए। ठीक है? इससे क्या हो सकता है, इससे आपके प्रोजेक्ट की जो अ, आपकी डेडलाइन है वो थोड़ी-सी चेंज हो सकती है। ठीक है, एक्टिविटीज़ का टाइम स्पैन थोड़ा-सा जो है ना वो चेंज हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है क्योंकि आपके अब रिसोर्सेज़ ऐड होने वाले हैं एक्टिविटीज़ के अंदर। उसमें आपने काम वही करना है, हर एक्टिविटी की स्टार्टिंग और एंडिंग डेट निकालनी है और उसके रिसोर्सेज़ को भी अंदर इंक्लूड करना है, ठीक है? किस एक्टिविटी को कब-कब और कौन से रिसोर्स चाहिए, ठीक है? उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, यानी मतलब उसको लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट उसको अभी लाज़मी चाहिए या नहीं चाहिए या उसको देर से भी मिल सकता है कोई रिसोर्स वो। और आपने उसमें इस तरह से आप अपनी कॉस्ट भी अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितने टाइम पे इससे आपको पता चल जाएगा कि वो रिसोर्स आपकी कितने टाइम पीरियड के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है? जब आप अपनी नेटवर्क डायग्राम में अपनी रिसोर्स भी ऐड करेंगे ना और अगर आपने वो रिसोर्स बाहर से ली हुई है तो आपका उसको उस रिसोर्स को यूज़ करने का टाइम पीरियड भी आपको मिल जाएगा कि ये रिसोर्स आपके इतने टाइम के लिए यूज़ हो रही है, तो आपको किस वीक से किस वीक तक इस रिसोर्स को परचेज़ करना चाहिए या इसका कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए और कब ये रिसोर्स आपकी फ्री हो जाएगी, दूसरे प्रोजेक्ट को जा सकती है। तो ये चीज़ भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं अब जब आप अपनी नेटवर्क डायग्राम को चेंज करेंगे रिसोर्स एलोकेशन के साथ। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी रिसोर्सेज़ कहाँ-कहाँ पे यूज़ होनी है। आइदर आपको डेली बेसिस पे रिसोर्सेज़ लेनी चाहिए या फिर आपको थ्रू आउट द प्रोजेक्ट एक रिसोर्स को रखना है। ये चीज़ भी फाइंड आउट कर सकेंगे अब आप जब आप अपनी नेटवर्क डायग्राम को रिसोर्स के साथ देखेंगे। रिसोर्सेज़ आपकी क्या-क्या हो सकती हैं, आइटम्स हो सकते हैं, आपके पर्सन्स हो सकते हैं, ये सारी आप जो है ना वो आपका रिसोर्सेज़ और रिसोर्सेज़ कितने टाइम पीरियड के लिए यूज़ होती हैं, ये सारे। आपकी स्टेशनरी आपका रिसोर्स हो सकती है, पेपर, क्लिप्स, टेबल, आपके पर्सन्स आपका रिसोर्स हो सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम डेवलपर्स, ठीक है? ये यहाँ पे हैं। रिसोर्सेज़ आपका लेबर है, इक्विपमेंट है, मटेरियल है, स्पेस है, सर्विसेज़ है, टाइम है, मनी है, ठीक है? ये आपके पास जो है ना आपकी क्या है रिसोर्सेज़ सारी हो सकती हैं। इसमें टाइम को तो हम वहाँ पे हमने देख लिया था, यहाँ पे हम अपनी इन रिसोर्सेज़ को देखेंगे मोस्टली, यहाँ पे। इसका भी स्टेप्स सारे वही हैं। ठीक है? आप अपना रिसोर्स एलोकेशन प्लान बना लें कि ये रिसोर्स कौन-सी रिसोर्स पहले यूज़ होनी है, कौन-सी रिसोर्स बाद में यूज़ होनी है और उसका लेवल क्या है रिसोर्स का। यहाँ पे ज़्यादा यानी दोनों एक्टिविटीज़ को चाहिए, दोनों एक्टिविटीज़ पैरेलल चल रही हैं, तो क्या किस उन दोनों में से किस एक्टिविटी को सबसे ज़्यादा डिमांड है। अब देखिए ना, एक एक्टिविटी ए और बी है, दोनों पैरेलल चल रही हैं। सिस्टम एनालिस्ट है आपके पास और वो दोनों को चाहिए। तो फिर आप अब दोनों में से डिसाइड तो करेंगे कि ए को देना है कि बी को, क्योंकि मेरे पास तो एक ही ये रिसोर्स है, तो मैंने ए को देना है या बी को। तो फिर उसमें आप जो है ना वो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ डिमांड फाइंड आउट करेंगे कि किसकी डिमांड जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उसे देंगे या कौन-सी जो है वो क्रिटिकल है आप उसे देंगे। ऑब्वियसली क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में हम डिले नहीं ना कर सकते, तो फिर उसको हम रिसोर्स जो है ना वो पहले दे देते हैं और बी को हम बाद में।
जब आपके पास एक ही रिसोर्स होगी, 2 एक्टिविटीज़ इकट्ठी चल रही होंगी, तो अब वो थोड़ी-सी चेंज हो जाएँगी। इसलिए कि अब वो दोनों पैरेलल नहीं चल सकती। अब ए एक्टिविटी ने पहले चलना है और बी ने बाद में चलना है क्योंकि रिसोर्स फ्री नहीं है। तो इससे आपका जो एक्टिविटी प्लान था ना सारा, वो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, वो थोड़ा-सा आपका चेंज हो जाता है जब आप अपनी रिसोर्सेज़ को भी कंसीडर करते हैं अपने प्लान के साथ, ठीक? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको दिया गया है, इसमें टाइम ड्यूरेशंस दिया गया है, यहाँ पे एक्टिविटीज ये बताया गया है, इस पे डिपेंड करिए, इस पर ये, और ड्यूरेशंस दिए होंगे। पहले आपको ये दिया हुआ था, ठीक है। और अब देखते हैं कि अब क्या होगा आपके पास। अब आपने रिसोर्स स्केजुलिंग करनी है कि रिसोर्सेज आपके पास हैं। ये सारी वो कहानी है, इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। रिसोर्स स्केजुलिंग आप ऐसे भी कर सकते हैं, हिस्टोग्राम से बोलते हैं या चार्ट बोलते हैं, लेकिन हम ये रिसोर्स स्केजुलिंग नेटवर्क डायग्राम से ही करेंगे, ठीक है, इससे नहीं करेंगे, इससे नहीं, हम डायरेक्ट वहाँ से समझाती हूँ। वही स्टेप्स हैं। आप एक्टिविटीज़ निकालें, एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर लें, ठीक है? और फिर हर एक्टिविटी के अगेंस्ट जितनी-जितनी रिसोर्सेज़ चाहिए वो ले लें, फिर एक क्रिटिकल पाथ निकाल लें अपना, मतलब ये वो सारे स्टेप ही हैं। कौन-सी आपके पास स्टाफ एलोकेशन इश्यूज़, अवेलेबिलिटी ऑफ देखें कि कौन-कौन से स्टाफ इस टाइम पे अवेलेबल हैं। क्रिटिकलिटी देखें, एक आपने एक्सपीरियंस पर्सन कहाँ देने हैं अपने, ठीक है? यानी रिस्क कहाँ-कहाँ पे आ सकता है, रिस्क को चेक करें। जो आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, कोशिश करें कि वहाँ पे एक्सपीरियंस स्टाफ हो, ठीक है? यानी हाईएस्ट रिस्क वाली एक्टिविटीज़ पे आपने एक्सपीरियंस स्टाफ अपना लगाना है। क्यों? ताकि वो डिले ना हो। और जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, उनके ऊपर भी आपने एक्सपीरियंस स्टाफ लगाना है, ताकि उनके अंदर भी डिले ना आए, ठीक? और इस तरह से आपके ट्रेनर्स, ये भी आपका स्टाफ एलोकेशन आ गया, टीम बिल्डर्स आ गए, ये सारे। ये वहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ एक पूरी एग्जांपल देख के। ये यहाँ से। अब आपके उस टेबल में एक नई चीज़ आ गई है, रिसोर्स टाइप। ये आपकी एक्टिविटीज़ हैं ए, बी, सी, डी। ये आपके ड्यूरेशन है। ये ड्यूरेशन चाहे पर्ट से आए हों, उससे हमें नहीं लेना देना। हमने, हमारा यहाँ पे फोकस है रिसोर्स। ये डिपेंडेंसीज़ हैं इसकी, और ये है रिसोर्स। ए एक्टिविटी ने सिस्टम एनालिस्ट यूज़ करना है, ये SA, SD और SC, ये 3 फिलहाल रिसोर्सेज दिए गए हैं, उनके लिहाज से आपने अब डायग्राम। बी एक्टिविटी ने सिस्टम डिज़ाइनर यूज़ करना है, इसने भी सिस्टम डिज़ाइनर यूज़ करना है, इसने सिस्टम सॉफ्टवेयर कोडर यूज़ करना है, इसने भी। फिलहाल ये रिसोर्सेज दिए गए हैं। हर एक्टिविटी को कौन-कौन से रिसोर्स चाहिए वो यहाँ पे, और फिलहाल एक-एक रिसोर्स ही दिया गया है। अब इससे पहले आपने अपनी नेटवर्क डायग्राम बना ली, ठीक है, नेटवर्क डायग्राम। अभी आप रिसोर्सेज को छोड़ दें। पहले ए एक्टिविटी है, ये पहले ए एक्टिविटी आ गई। फिर ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है बी, सी और डी। ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है बी, सी, डी, वो बना लिया। उसके बाद बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ई, बी के ऊपर ई, सी पे एफ, डी पे जी, देख वही, सी पे एफ, डी पे जी, और एच जो है वो ई, एफ, जी तीनों पे, एच जो है वो ई, एफ, जी तीनों पे ही। आपने नेटवर्क डायग्राम बना ली, यानी टेबल से नेटवर्क डायग्राम बना ली। नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद अब आप इसके कैलकुलेट कर ले, अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश, वही फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास, वही कैलकुलेट हुए हुए। 0+3 3, 3 इधर आ गया, 3+1 4, 4+3 7, 7 प्लस इस यहाँ से इधर से भी 3+2 5, 5+3 8, इधर से भी 3+4 7, 7+6 13, और 7 8 और 13 में से हाईएस्ट 13 है, 13+3 16। वैसे ही फॉरवर्ड पास भी चलेंगे, कैलकुलेट हो गए, यानी स्टेप्स वही, एक्टिविटीज निकालें, उनकी प्रेसिडेंस निकालें, और एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम बनाएं। डायग्राम बनाने के बाद अब आ जाते हैं आपके पास कॉन्स्ट्रेंट्स। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, how many of each type of resources minimum will needed to be required for the project as a whole if the earliest finish date is to be preserved। अगर आपकी फिनिशिंग डेट क्या आई है इस वक्त 16, अगर आपको 16 के अंदर प्रोजेक्ट पूरा करना है तो बताएं आपको ये SA, SD और SC कितने कितने चाहिए होंगे,
ठीक है, आपको एसए, एसडी और एससी कितने कितने चाहिए होंगे अगर आपने प्रोजेक्ट अपना विद इन जो है ना वो 16 आपने पूरा करना है। ठीक, अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास ए एक्टिविटी ने क्या यूज करना है? एसए। चलें, ए एक्टिविटी ने यहाँ पे ऐसे यूज कर लिया। अब ये बात गौर से देखिएगा, रिसोर्सेज की रिस्ट्रिक्शंस लग रही है यहाँ पे। बी, सी और डी तीनों इकट्ठी चल रही हैं और तीनों ने क्या यूज करना है? बी, सी और डी तीनों ने एसडी यूज करना है। तो हमें कितने एसडी चाहिए होंगे यहाँ पे? कितने चाहिए होंगे? मैम 3। 3 चाहिए होंगे ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि तीनों इकट्ठी चल रही है ना। एक एसए चाहिए, 3 एसडी चाहिए। आगे आगे देख लेते हैं हम, आगे एक्टिविटी ने क्या यूज करना है? ई ने क्या यूज करना है? एससी। एफ ने भी एससी और जी ने भी एससी। तीनों ने एससी यूज करना है। इसने भी एससी, इसने भी एससी, इसने भी एससी। ठीक है, 3 हमें चाहिए सिस्टम कोडर। और एच ने क्या यूज करना है? एसए। एसए हमें कितने चाहिए होंगे? एंड पे तो एक चाहिए होगा। एक चाहिए ना। और पहले किसे एसए चाहिए था? ए को। एसए कितने चाहिए? यस मैम, 2। एक ही चाहिए एक ही चाहिए होगा ना। जो इधर ऐसे काम करेगा वो इधर नहीं आ जाएगा फिर। सही, ठीक है, हाँ जी। हाँ, ये चीज यहाँ पे सोचने वाली थी। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से देख के ना, अच्छा ऐसे 2 हैं 2 लिख दिए, एसडी 3 है 3 लिख दिए, एससी 3 है 3 लिख दिए। रिसोर्सेज यूज करें लेकिन ऑप्टिमाइज तरीके से, इसलिए कि वो ऐसे जो ए पे था वो तो 3 वीक्स में फ्री हो चुका होगा और अब 13 वीक है। उसी ऐसे को यहाँ पे यूटिलाइज करें ना, आप नए ऐसे की डिमांड नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात यहाँ समझाने वाली थी। इसमें कोई प्रॉब्लम? तो अब आपको ऐसे कितने चाहिए? एक। एसडी कितने चाहिए? 3। एससी कितने चाहिए? 3। ठीक हो गया ये, यानी ये हमारे पास हमारे रिसोर्सेज हैं। अगर हमने 16 वीक्स पे प्रोजेक्ट जो है वो डेडलाइन को मीट करना है तो हमें हमारी रिसोर्सेज इतनी इतनी रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब देखें और ऑप्टिमाइज किया है। एससी भी 3। कैसे? अब और ऑप्टिमाइज अगर करें तो एससी हमारे पास 3 ई एफ जी को चाहिए था। ई एफ, ई एफ और जी। ठीक है, अब देखें ये 4 पे शुरू होके 3 7 पे खत्म हुआ, ये 5 से शुरू होके 8 और ये 7 से स्टार्ट हो रहा है। जो एससी यहाँ पे 4 से 7 काम कर रहा है वो 7 से 13 भी तो काम कर सकता है ना। बात समझ में यस आई? मैम, फिर 2 लगेंगे। फिर 2 लगेंगे और ऑप्टिमाइज हो गया। ठीक है, और ऑप्टिमाइज हो गया कि हमें यहाँ पे 4 से 3 ये 7 पे काम कर रहा है, ये भी चले, ये दोनों इकट्ठी चल रही है ना, क्योंकि ये 7 पे खत्म होनी है, ये 8 पे खत्म होनी है, तो इसके लिए अलग एससी चाहिए होगा, इसके लिए अलग एससी चाहिए होगा। और ये वाला जो है ई के ऊपर जो एससी काम कर रहा था 4 से 3 वो 7 पे खत्म हो गया। जी जो है वो 7 से शुरू होना है और जी को भी एससी चाहिए, तो वही एससी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। हमें नया लगाने की क्या जरूरत है, उसको क्यों पे करें, क्योंकि ये पहले वाला ही हमारे पास होगा। तो हम इस एससी की डिमांड 4 से 13 वीक के लिए भेजेंगे। ठीक है, इस वाले एससी की डिमांड। और हम एक एसए की डिमांड भेजेंगे। 3 एसडी को भी देख ले, ये 3 से 1 4 3, तीनों ने 3 वीक्स पे शुरू करना है, इसको ये 3 ही चाहिए पड़े, 3 ही लगेंगे हमारे पास। ठीक है, ये क्लियर हुई बात? यस मैम। कि इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें किस से किस वीक में कौन सी रिसोर्स कितनी चाहिए होगी। ठीक है, तो ये नेटवर्क डायग्राम में हमारे पास क्या है? रिसोर्स रिस्ट्रिक्शन यानी रिसोर्स एलोकेशन। ठीक, ये हमने अपनी डिमांड भेज दी, यहाँ से हम अपनी डिमांड निकाल सकते हैं कि भाई मुझे पूरे प्रोजेक्ट के लिए ना 1 एसए चाहिए, 3 एसडी चाहिए और 2 एसए चाहिए। इवन हम ये भी बता सकते हैं कि हमें एसए कब कब चाहिए, हमें एसडी कब कब चाहिए और हमें एससी कब कब चाहिए। ये हमें कब और किसकी वीक्स के लिए चाहिए। अगर हमने बाहर से हायर करने हैं तो हम इसको, ऐसा नहीं होगा कि अब हमें एससी जो है ना वो चाहिए हम कहते हैं भाई प्रोजेक्ट शुरू हुआ ना एससी हायर कर लो। भाई 0 से लेके 4 वीक तक हम एससी का एमई बिल भरें, हमें क्या जरूरत है? हम उसे कहेंगे कि हमें 4 से 13 वीक्स तक जो है ना वो एससी चाहिए, तो 4 से 13 वीक्स के लिए आप हायर कर लें।
ठीक है, तो ये ऑप्टिमाइज तरीके से रिसोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं अगर हम नेटवर्क डायग्राम बना के रिसोर्स एलोकेशन करें। अच्छा, फिर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी आ सकती है। रिस्ट्रिक्शन क्या आ सकती है? What impact would there be on the project if there were only 2 SD? आपने कितने एसडी की डिमांड भेजी थी? आपने कहा था कि मुझे तो 3 चाहिए। लेकिन क्या इम्पैक्ट होगा प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आपके पास एसडी सिर्फ 2 है? तो क्या होगा? आइदर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 एसडी हैं तो क्या होता है? ठीक है? अगर हमारे पास एसडी सिर्फ 2 हैं तो क्या होगा? अब इधर ही देखें। हम 2 एसडी से काम चलाना है हमने। तो ये 0 ये अब गौर से ज़रा देखिएगा। हम एक एसडी यहाँ लगाते हैं, 2 एसडी है हमारे पास। ये 3 + 1 4, दूसरा एसडी हम यहाँ पे लगाएं 3 + 2 5, ठीक है 5 पे ये 2 एसडी यहाँ पे। इसके लिए हमारे पास एसडी है ही नहीं। जो एसडी यहाँ से खत्म होगा ना, ये वाला एसडी 4 वीक से खत्म होगा, 4 पे खत्म हो जाएगा ना इसका काम। तो हम इसको अगर यहाँ पे ले आते हैं तो ये जो हमारी डी एक्टिविटी है ये 3 की बजाय अब कहाँ से स्टार्ट होगी? 4 से। 4 से। 4 + 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। यस 8 मैम। + 6 14, 14 + 3 17। तो हम ये कहेंगे कि भई 17। अगर आप हमें एसडी 2 देते हैं ना, तो हमारे प्रोजेक्ट की डेडलाइन जो है वो 16 की बजाय क्या हो जाती है? 17 वीक्स। ये फ़र्क पड़ता है 17। प्रोजेक्ट पे। ठीक है? ये फ़र्क पड़ेगा हमारे पास प्रोजेक्ट पे अगर आप हमें एसडी सिर्फ 2 एलोकेट करते हैं। ठीक? तो ये चीज़ें भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे पास कि हमारे पास जो है वो क्या इम्पैक्ट होता है अगर हमारे पास रिसोर्सेज़ जो हैं वो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस दी गई हो, यानी हमारी डिमांड से हट के हमें कहा गया हो कि आपके पास जो है ना वो 3 की हमने डिमांड की थी लेकिन हमें अगर 2 मिले हैं तो हमने कैसे चेंजेस करनी है। उसके लिए चेंजेस करने के लिए पता आपने क्या करना है? अब दूसरी एक और चीज़ सुनिए, हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है? अब एक और चीज़ कि जब आप रिसोर्सेज की एलोकेशन करते हैं, हमने यहाँ तो देख लिया कि भई ये 17 वीक्स लगते हैं, लेकिन हमने एक और बात नहीं देखी, वो ये कि हमने यहाँ पे क्रिटिकल पाथ को हमने एंड पे दिया है, क्रिटिकल पाथ को बाद में दिया है। अगर हम क्रिटिकल पाथ को पहले दें, हमारा इसमें क्रिटिकल पाथ है कौन-सा? ये वाला है ना, ये ए, थर्ड वाला है। डी, जी, एच, ये हमारा क्रिटिकल पाथ है। क्रिटिकल पाथ में क्रिटिकल पाथ को रिसोर्स एंड पे मिला, जिसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट की डेडलाइन डिस्टर्ब हुई। अगर हम क्रिटिकल पाथ को पहले दे दें, अब देखें ज़रा क्रिटिकल पाथ को हमने पहले दे दिया। हमने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको एसडी दे दिया पहले, हमारे पास 2 एसडी हैं, हमने डी को दे दिया एसडी। अब हमने बी और सी में से डिसाइड करना है कि हमें एसडी किसको देना चाहिए। आप देखिएगा कैसे हमें एसडी देना चाहिए था। बी और सी को हमने डिसाइड करना है। हम एक एसडी दे देते हैं इसको, क्योंकि ये 4 पे खत्म हो रही है ना, हम इसको दे देते हैं पहले एसडी बी को। जब हमने बी को दिया तो ये 3 1 4 इसने 4 पे खत्म कर लिया इस एसडी ने काम। इसको तो हमने दे दिया, ये इसने अपना काम खत्म करके आगे खल 4 वही एसडी अब यहाँ से 4 पे यहाँ आएगा। 4 + 2 कितना हुआ? 6। 6। यहाँ 6 गया, 6 + 3 9, 9 और यहाँ क्या आ रहा है 13, यहाँ से 13 ही होगा और एंड प्रोजेक्ट कब होगा? 16 पे। 16। वही 2 एसडी लेकिन उनका देखें ऑप्टिमाइज तरीके से यूज। क्या यूज कि आपने एसडी पहले क्रिटिकल एक्टिविटी को दे दिया, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की डेडलाइन 16 की बजाय कहाँ चलेगी 17। अब आपके पास एसडी 2 ही हैं, लेकिन आपका प्रोजेक्ट फिर 16 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, आपने 3 एसडी डिमांड किए थे लेकिन आपको 2 मिले और उन 2 के साथ भी आप अपने प्रोजेक्ट की डेडलाइन डिस्टर्ब नहीं कर रहे। देन व्हाई यू आर डिमांडिंग 3 एसडीज? आपको 3 एसडी डिमांड नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका 2 एसडी के साथ भी प्रोजेक्ट की डेडलाइन 16 ही है। पहले जो आपने गलती की जिससे प्रोजेक्ट की डेडलाइन डिस्टर्ब हुई,
वो इसलिए कि आपने अपना एसडी क्रिटिकल पाथ को लेट दिया। आपको सबसे पहले अपना आइडेंटिफाई करना चाहिए क्रिटिकल पाथ, ठीक है? और आपके क्रिटिकल पाथ के अंदर तो डिले पॉसिबल ही नहीं है। तो जो आपके पास रिसोर्स है वो सबसे पहले आप अपने क्रिटिकल पाथ को दें, ठीक है? तो रिसोर्स एलोकेशन करते हुए ये ख्याल करना है कि अगर आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, तो आपने सबसे पहले रिसोर्स किसको देनी है? अपने क्रिटिकल पाथ को। क्यों? क्योंकि इन पाथ में डिले है, इन पाथ में डिले है। ये एक्टिविटीज़ कुछ डिले भी हो जाती हैं, तो हो सकता है कि आगे मैनेज हो जाएँ क्योंकि उनके अंदर डिले के चांसेस हैं। ये वो एक्टिविटी है जिनके अंदर डिले के चांसेस नहीं हैं। तो इनको आप डिले ना करें। अगर आपके पास रिसोर्सेज की लिमिटेशन है तो सबसे पहले रिसोर्स किसको पूरी करके देनी है? क्रिटिकल पाथ को। ठीक हो गया? क्लियर हुई ये बात? तो यस मैम। इस रिसोर्स एलोकेशन के अंदर यानी रिसोर्स रिस्ट्रिक्शन एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम के अंदर आपको रिसोर्सेज पूछे जा सकते हैं कि आपको कौन से रिसोर्सेज कितने-कितने चाहिए, ठीक है? और ये भी आपको रिस्ट्रिक्शंस भी दी जा सकती है कि अगर आपके पास ये रिसोर्स इतने अवेलेबल हैं तो आपके नेटवर्क डायग्राम के अंदर क्या चेंजेस आएगी, ठीक है? लेकिन उसमें आपने कोशिश करनी है कि आपने इस तरह से रिसोर्सेज एलोकेट करनी है कि आपके प्रोजेक्ट की डेडलाइन डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? जैसे हमने यहाँ के कि अगर हमारे पास 2 सिस्टम डिज़ाइनर हैं देन फिर भी हम अपनी 16 वीक्स जो डेडलाइन है उसे प्रिजर्व कर सकते हैं और क्रिटिकल पाथ स्टिल सेम रहेगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी, ठीक है? ठीक, इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट इम्पैक्ट वुड बी ऑन द प्रोजेक्ट इफ देयर वर ओनली वन एसडी बट यू हैव 3 सिस्टम कोडर। अगर आपके पास 3 सिस्टम कोडर हों और आपके पास 1 एसडी हो तो फिर क्या चेंज आएगा? फिर आपके प्रोजेक्ट के ऊपर क्या चेंज आएगा? ठीक है, अगर आपके पास ये वाली रिस्ट्रिक्शन दी गई हो तो फिर उसमें अब आपने इसको चेक करना है, ठीक है? ये आपने एक्सरसाइज ये आपने करनी है। इसका सॉल्यूशन आगे गिवन है कि क्या होगा, लेकिन आपने ये इस तरह टेबल ये नेटवर्क डायग्राम बना के आपने देखना है कि अगर आपके पास इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग 1 सिस्टम डिजाइनर एंड 3 सिस्टम कोडर हों तो फिर आपके पास क्या होगा? अब 1 सिस्टम डिजाइनर है, अब बी, सी, डी को चाहिए, आप सबसे पहले किसे देंगे? डी किसे देंगे? डी डी, क्योंकि वो क्रिटिकल क्रिटिकल है आपका, डी को देंगे। एक तो ये 3 + 4 7 ये शेष अब ये 7 पे खत्म करेगा ना काम। 7 पे जब ये खत्म करेगा तो फिर हम दे देते हैं इसको 7 + 1 8, फिर हम दे देंगे इसको 8 + 3 8 9 10 11, अब ये 11 पे काम खत्म करेगी और ये तीनों एक्टिविटीज कहाँ पे शुरू होंगी? 11 से शुरू होंगी, 11 से, ठीक है? ये 11 पे स्टार्ट होगी, ये तो 7 पे शुरू हो जाएगी और आपके पास एससी कितने? 3 है। तो जैसे-जैसे एसडी काम खत्म करता जाएगा, फौरन वो एससी को देता जाएगा काम, ताकि वो अपना काम शुरू कर ले। तो ये इसने 7 पे खत्म कर दिया था काम, ठीक है? क्योंकि ये 3 + 4 ये 7 पे इसने खत्म करके इसे दे दिया, ये 7 + 6 13 पे चला गया, यानी इस एससी ने अपना काम 13 + 3 16 पे ही किया और ये 7 से स्टार्ट हुआ, 7 + 1 8 और ये 8 + 3 8 9 10 ये 11 पे खत्म होगी और ये 7 + 1 8 ये 8 से स्टार्ट हुई, 8 + 15 ये 13 ये 13 से स्टार्ट होगी, 13 + 3 यहाँ आपके प्रोजेक्ट की डेडलाइन डिस्टर्ब होगी। 8 + 2 10 जी इस ACF है, इसके अंदर 8 + 2 10 से हाँ, अगली 8 F + शुरू 2 होगी ना। 10 बिल्कुल और 10 + 3 चलें ये भी 13 हो गया। ये ये 7 + 1 8 ये 8 + 3 11 ठीक है? फिर भी ऐसे अगर 3 हों तो फिर भी आपके प्रोजेक्ट की डेडलाइन डिस्टर्ब नहीं होती और अगर आपके पास एससी यहाँ पे 2 हो जाएँ यानी सिस्टम डिज़ाइन कोडर आपके पास 2 हो जाएँ फिर आपके प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी।
तो इस तरह यहाँ रिसोर्स एलोकेशन में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स दे के आपसे पूछा जाता है कि भाई अगर ये कॉन्स्ट्रेंट हो तो बताएं आपका यहाँ पे क्या हिसाब किताब होगा। तो कोशिश ये करनी है सबसे पहले क्योंकि इस तरह से रिसोर्सेज को एलोकेट करें कि ये 16 प्रिजर्व रहे, ठीक है, 16 प्रिजर्व रहे, सबसे पहले कोशिश ये करनी है, ठीक। वो ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन कहलाता है कि ऑप्टिमाइज तरीके से आप रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हैं। और अगर कोई भी वे ऐसा नहीं बचता कि जिसमें आपके पास रिसोर्स एलोकेट करते हुए एंड पे ये 16 चेंज हो जाता है, देन फिर आप बताते हैं कि भाई अगर आप हमें कम रिसोर्सेज देते हैं, मतलब जो आपने बताया 2 देते हैं एससी, तो उससे क्या होगा, हमारे प्रोजेक्ट की डेडलाइन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, मतलब किसी भी तरीके से प्रिजर्व नहीं हो रही। तो फिर हमें एक एससी का इंतजाम करना पड़ता है, हम उसे परचेज करें या उसे हायर करें, क्योंकि उसके बगैर हमारे प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो देखिए स्टार्ट में हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई हमें चाहिए 1 एसए, 3 एसडी और 2 एससी। बाद में हमने आइडेंटिफाई किया कि अगर हमें 1 एस